हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 7 जिसका नाम है गति, मोशन। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे गति के बारे में, हम पढ़ेंगे गति के प्रकार को जानेंगे, गति की दर का मापन के बारे में पढ़ेंगे, दिशा के साथ चाल को अर्थात वेग के बारे में जानेंगे, वेग में परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण के बारे में जानेंगे, दूरी समय ग्राफ को देखेंगे, वेग समय ग्राफ के बारे में जानेंगे, गति के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर के एंड में हम देखेंगे कि हमने चैप्टर में क्या सीखा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, रक्त का प्रवाह सिराओं और धमनियों में होता है तथा मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं सभी गतिमान हैं। हम प्रायः यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त एवं मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं के क्या कारण है? क्या यह पृथ्वी की गति के कारण है? यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते हैं? किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए वह स्थिर हो सकती है। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। यद्यपि आप यहाँ देख सकते हैं कि गति जो है कंपैरिजन में होती है, तुलना में होती है। एक व्यक्ति के लिए वो कोई वस्तु गतिमान हो सकती है और दूसरे व्यक्ति के लिए वही वस्तु स्थिर हो सकती है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विरामावस्था में पाता है। ये अवलोकन क्या संकेत देते हैं? बहुत सी गतियां जटिल होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान होती हैं। कुछ घूर्णन कर सकती हैं एवं कुछ कंपन कर सकती हैं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हों। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन देखेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ एक्टिविटी 7.1 दी गई है, इसको देख लेते हैं। आपकी कक्षा की दीवार विरामावस्था में है या गति में? चर्चा करें। एक्टिविटी 7.2 है, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है जबकि वास्तव में वह विरामावस्था में होती है? इस बिंदु पर चर्चा करें और विचारों का आदान प्रदान करें, क्योंकि रेल की गाड़ी में लगे पहिए गतिमान होते हैं और उसके सापेक्ष वे डिब्बे जिनमें आप बैठे होते हैं, रेल के डिब्बे, स्थिर होते हैं। सोचें एवं करें। हम कभी कभी अपने आसपास की वस्तुओं की गति के कारण खतरे में घिर जाते हैं, विशेषतः यदि वह गति अनिश्चित या अनियंत्रित हो, जैसे बाढ़ वाली नदी, तूफान या सुनामी में देखा गया है। दूसरी ओर नियंत्रित गति मानव की सेवा में सहायक हो सकती है, जैसे पानी के द्वारा विद्युत का उत्पादन। क्या आप महसूस करते हैं कि कुछ वस्तुओं की अनियमित गति का अध्ययन करना तथा उन्हें नियंत्रित करने के विषय में जानना आवश्यक है? देखते हैं गति का वर्णन। इसके बारे में देखते हैं, हम गति के बारे में देखते हैं। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। मतलब हम एक बिंदु से उस वस्तु की गति को निर्धारित करते हैं, कोई एक निश्चित पॉइंट लेते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया, मतलब एक पॉइंट के रूप में हमने क्या यूज किया? रेलवे स्टेशन को। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है।
हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। आगे देखते हैं गति के प्रकार में। पहला है सरल रेखीय गति। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। वस्तु अपनी गति बिंदु O से प्रारंभ करता है। यहाँ निर्देश बिंदु के तौर पे क्या लिया गया है? O लिया गया है, जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है। यहाँ फिगर 7.1 में आपको दिखाया गया है। ये फिगर आपको दिया गया है। यहाँ ये निर्देश बिंदु O दिया गया है। आगे देखते हैं। माना कि भिन्न भिन्न छड़ों में A, B और C वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक बार B पॉइंट पे, एक बार A पॉइंट पे, एक बार C पॉइंट पर, ये उसकी स्थिति को दर्शा रहे हैं कि एक बार यहाँ पहुँच रहा है, एक बार B पे, एक बार C पर पहुँच रहा है। इसके पश्चात यह उसी पथ पर यहाँ पर दिया गया है। पहले यह C और B से गुजरती है तथा A पर पहुँचती है। पॉइंट A से चल रही है, पहले C पर पहुँचेगी, फिर B पर, और उसके पश्चात यह A पर पहुँचती है। आगे देखते हैं। वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी OA प्लस AC है, अर्थात 60 प्लस 35 किलोमीटर इज इक्वल टू 95 किलोमीटर है। 60 और 35 को ऐड किया है इन्होंने, 95 किलोमीटर टोटल हो गया। पहले यह वस्तु कहाँ पहुँच रही है? OA को दिखाया गया है। O से A की दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। और AC फिर A से कहाँ लौट रही है? C पर। और टोटल ये कितना है? 35 किलोमीटर। तो दोनों को मिलाकर वह कितना चला? 95 किलोमीटर, 95 किलोमीटर। यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, ना कि गति की दिशा की। अर्थात हम यहाँ दूरी का एक पॉइंट देख सकते हैं कि दूरी को मापने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, हमें केवल उसके परिमाण की जरूरत होती है, मात्रा की जरूरत होती है, संख्या की जरूरत होती है, अंक की जरूरत होती है। ऐसी राशियां होती हैं, कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। क्या है? उसका परिमाण है। उसका मतलब उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं, उसको केवल परिमाण से मापा जा सकता है। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु की प्रारंभिक स्थिति O से अंतिम स्थिति C तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमने निकाला 95 किलोमीटर। यह दूरी आपको A से गुजरते हुए O से C तक के विस्थापन का अंकीय मान देगी। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति O से अंतिम स्थिति C तक की दूरी, O से C तक की दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर है। टोटल कितनी है? O से C तक की दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर। वैसे तो टोटल दूरी उसने कितनी कवर की थी? पहले O से होते हुए यहाँ A तक गया, मतलब टोटल 60 हो गया। फिर A से वापस आया C, तो यहाँ पे 35 को ऐड करके 95 किलोमीटर हो गया था। लेकिन वो ये उसका लास्ट पॉइंट है, कहाँ पे वो पहुंचा है और कहाँ से उसने शुरू किया था। इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, बीच का डिस्टेंस। और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वो आगे हम देखते हैं, जो कि 25 किलोमीटर है। यह दूरी आपको A से गुजरते हुए O से C तक के विस्थापन का अंकीय मान देगी। मतलब वो उसके डिस्प्लेसमेंट का क्वांटिटी दे रही है, डिस्प्लेसमेंट का परिमाण दे रही है। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यहाँ पे आप विस्थापन की परिभाषा निकाल सकते हैं। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसा कि फिगर 7.1 में दिए गए उदाहरण को ले अगर, तो O से A तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है तथा विस्थापन का परिमाण भी 60 किलोमीटर। मतलब O से A तक गया वो, उसकी दूरी भी 60 हो गई और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन भी
उसका उतना ही हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बीच की न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी तो है ही 60 किलोमीटर, और न्यूनतम भी कितनी है, मतलब उसके बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो वो कितना है यहाँ पे, 60 किलोमीटर है। इसलिए यहाँ पर दूरी और विस्थापन क्या हो गया, बराबर हो गया। और O से A तथा पुनः B तक गति के दौरान तय की गई दूरी कितनी है, 60 + 25 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा, 85 किलोमीटर। जबकि विस्थापन का परिमाण यहाँ क्या हो जा रहा है, 35 किलोमीटर। यहाँ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितनी बच रही है, O से A तक गए तो O से A तक हमारा दूरी और विस्थापन दोनों ही 60 हो रहा है। लेकिन O से B तक, जब O से A मतलब A से होते हुए B, O से स्टार्ट करते हैं और A से होते हुए B पे जब हम पहुंच रहे हैं तो हमारी दूरी कितनी हो रही है, 60, और वापस आ रहे हैं 25, तो टोटल कितनी हो रही है, 85। लेकिन विस्थापन मतलब प्रारंभिक स्थिति और न्यूनतम स्थिति के अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितनी बची है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 35 किलोमीटर। कितनी है, 35 किलोमीटर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन हो जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसलिए विस्थापन का परिमाण जो कि 35 किलोमीटर है तथा तय की गई दूरी जो कि 85 किलोमीटर है के बराबर नहीं होगा। इससे क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि विस्थापन दूरी के बराबर, तय की गई दूरी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे पुनः हम देखेंगे कि गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी अगर शून्य हो जाए, मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं पर वो पहुंच जाए, तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक सेम ही पॉइंट हो गया, और उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो विस्थापन भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। परंतु यहाँ पे वही बता रहे हैं, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होती। दूरी शून्य नहीं होती क्योंकि जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वो किसी पॉइंट तक गया, वो दूरी की गई, फिर उस पॉइंट से उस जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहाँ तक आया, तो दूरी तो उसकी डबल हो जा रही है, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु गति करते हुए पुनः O तक आ जाती है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है, मतलब सेम ही पॉइंट हो जाता है, अर्थात विस्थापन शून्य है। यद्यपि इस यात्रा में तय की गई दूरी OA + AO मतलब 60 + 60 डबल हो जाएगी ना, 120 किलोमीटर। इसी प्रकार दो विभिन्न भौतिक राशियों दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। अर्थात इन्होंने कहा दो भौतिक राशियां आपको पता चला, दूरी और विस्थापन। दूरी क्या हो गई, मतलब इन्होंने कहा दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त कर सकता है। दूरी क्या है, केवल मात्रात्मक होगा, मात्रात्मक हमें ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन अगर हम विस्थापन को कैलकुलेट करते हैं उसमें हमें डायरेक्शन का भी पता चल जाता है, और दोनों का यूज करके हम पूरी उसकी गति प्रक्रिया को जान सकते हैं। तो दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष व अंतिम स्थिति का ज्ञात करने में किया जाता है। इनको पूरी तरीके से आप उसकी गति प्रक्रिया को जान पाते हैं दोनों का यूज करके। आगे है एक्टिविटी 7.3, इसको देखते हैं। 1 मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए। बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से होते हुए जाएं। आपने अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण को मापें। इन्होंने क्या कहा, पहले 1 मीटर स्केल ले लें, और क्या कहा इन्होंने, बास्केटबॉल का कोर्ट जो होता है एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारों से होते हुए आए, मतलब पूरे किनारों से होते हुए उसी पॉइंट पे वापस आना है। अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण को मापें। और हमने क्या पढ़ा है कि जब हम सेम पॉइंट से स्टार्ट करके उसी पॉइंट पर आ जाते हैं तो विस्थापन हमारा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये हमने पढ़ा है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, दोनों भौतिक राशियों के मापन से में आप क्या अंतर पाते हैं कि दूरी तो हमारी जितनी उसके कोट की लंबाई थी पूरी होगी, लेकिन जो विस्थापन हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ एक्टिविटी 7.4 दी गई है, इसको देख लेते हैं। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो
उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि दूरी मापने की यंत्र को क्या कहते हैं, जो ऑटो में लगा होता है गाड़ियों में, उसे क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। आगे है, एक कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया जाता है। ओडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और आरंभिक पाठ्यांकों के बीच का अंतर 1850 किलोमीटर है। अभी आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भारत के सड़क मानचित्र की सहायता से भुवनेश्वर तथा नई दिल्ली के बीच के विस्थापन के परिमाण को ज्ञात करें। यहाँ पे जब उन्होंने स्टार्ट किया था और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी इन्होंने क्या बताई, 1800, अंतिम पाठ्यांक के बीच की दूरी क्या बताई इन्होंने कि 1850 किलोमीटर। मतलब उस गाड़ी ने, उस ऑटो ने कितनी यात्रा की टोटल, उस वाहन ने 1850 किलोमीटर, मतलब उसकी दूरी कितनी हो गई, 1850 किलोमीटर। अगर वैसे भुवनेश्वर से नई दिल्ली के बीच की दूरी देखा जाए तो 1632 समथिंग आता है। और यहाँ पे पूछा गया है उसके बीच के विस्थापन का पता लगाइए। और विस्थापन दूरी से कम ही होगा क्योंकि ये सड़क मार्ग पूरा दिखाएगा और विस्थापन जो है सीधा मापा जाएगा। वो अगर रास्ता इस तरीके से गया है तो पूरी दूरी लेगा, लेकिन विस्थापन सीधा लिया जाएगा। तो अगर भुवनेश्वर से नई दिल्ली जो वास्तविक दूरी है वहाँ की लगभग 1632 समथिंग किलोमीटर है और विस्थापन जो है वहाँ का 1374 किलोमीटर हो जाता है। वैसे यहाँ भी विस्थापन कम हो जाएगा। आगे है, आगे देखते हैं, एक समान गति और असमान गति के बारे में। एक समान गति और असमान गति के बारे में पढ़ते हैं। माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। माना पहले 1 सेकंड में या 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में भी 50 मीटर तथा चौथे सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करती है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। क्योंकि वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। क्योंकि एक समय में वो उतनी ही दूरी तय करती है, मतलब हर बार उतने ही समय में उतनी ही दूरी तय करती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, समान गति, एक समान गति कहते हैं। इस तरह की गति में समयांतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाती है। ऐसा नहीं है कि हम 1 मिनट में 50 मीटर चले हैं तो दूसरे मिनट में भी 50 मीटर चलेंगे, अक्सर ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए बार बार हम देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, मतलब भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार, जैसे कि एक बार थोड़ी भीड़ कम हुई तो थोड़ी गाड़ी तेज चलेगी, थोड़ी भीड़ बढ़ गई तो गाड़ी और धीरे हो जाएगी। तो ये क्या है, असमान गति के उदाहरण है। ये असमान गति के उदाहरण है। यहाँ एक्टिविटी 7.5 दी गई है, इसको देखते हैं। दो वस्तुओं ए तथा बी की गति से संबंधित आंकड़ों को टेबल 7.1 में दिया गया है, नीचे यहाँ दिया गया है। ध्यान से देखें और बताएं कि वस्तुओं की गति एक समान है या असमान। देखते हैं, यहाँ पे टाइम दिया गया है। एक तरफ वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में है और दूसरी तरफ दूसरे कॉलम में वस्तु बी के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में ही है। यहाँ 9:30 AM से ये स्टार्ट कर रहे हैं जब ये दूरी 10 पे है और ये किस पे है, 12 पे। और यहाँ 9:45 पे ये 20 पे पहुँच गए हैं, 20 मीटर पे। मतलब इन्होंने 15 मिनट में कितनी दूरी तय की, इन्होंने 15 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय की। और इन्होंने 15 मिनट में कितनी दूरी तय की, 7 मीटर की दूरी तय की। और फिर यहाँ देखो 9:45 से 10 o'clock पे ये पहुँचे हैं और फिर इन्होंने ये 30 मीटर पे पहुँच गए हैं, मतलब 10 मीटर का डिस्टेंस फिर इन्होंने कवर किया है 15 मिनट में। और इन्होंने कितना कवर किया है, 4 मीटर का कवर किया है। तो इन्होंने पहले 15 मिनट में 7 मीटर का कवर किया था, दूसरे 15 मिनट में 4 मीटर का कवर किया। इन्होंने पहले 15 मिनट में भी 10 मीटर, दूसरे 15 मिनट में भी 10 मीटर। तो इनकी गति कैसी चल रही है, समान गति चल रही है। और इनकी कैसी चल रही है, असमान गति चल रही है। आगे भी आप देख सकते हैं, जैसे कि ये फिर 10:15 पे 40 पर पहुँचे हैं, 40 मीटर, मतलब फिर 15 मिनट में इन्होंने 10 मीटर तय किया। और ये जो है फिर 15 मिनट में 12 मीटर की दूरी तय कर ली इन्होंने। तो पहले 15 मिनट
तो पहले 15 मिनट में इन्होंने 7 मीटर की दूरी तय की, दूसरे 15 मिनट में 4 मीटर की दूरी तय की, तीसरे 15 मिनट में 12 मीटर की दूरी तय की और इन्होंने हर 15 मिनट में 10 मीटर की ही दूरी तय की। तो इनकी गति समान गति है और इनकी गति असमान गति है। आगे देखते हैं गति की दर का मापन। गति की दर का मापन देखते हैं। यहाँ फिगर 8.2 में दी गई स्थिति को देखना है हमें, जो ऊपर दिया गया है, ये फिगर दिए गए हैं। और ए में इन्होंने दिखाया है कि गेंद की गति जो है 143 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 143 किलोमीटर पर घंटा है गेंद की गति पहले फिगर में। तो इसका क्या अर्थ है इन्होंने पूछा। इसका मतलब ये है कि एक घंटे में 143 किलोमीटर तय करेगी बॉल। आगे है इन्होंने पूछा है 8.2 के बी में क्या कहा गया है, 7.2 के बी में क्या कहा गया है कि दिए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं। ऊपर जो साइन बोर्ड दिया गया उससे क्या समझते हैं। यहाँ पे ये दिया गया है कि कार की गति 1 घंटे में कितनी होनी चाहिए, कार 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी 50। और जो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सामान ढोने वाला है जिसे डाला भी कभी कभी कहते हैं, तो ये जो है 40 किलोमीटर पर घंटे। ये इसका मतलब ये है कि सभी वाहनों के लिए गति अलग अलग होती है, निश्चित गति अलग अलग होती है, सभी एक जैसी गति से नहीं चल सकते हैं। किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी, जैसा कि ऊपर साइन बोर्ड में दिया भी गया है। इनमें से कुछ तेज चलती हैं तो कुछ धीमी चलती हैं। वस्तुओं की गति करने के लिए वस्तुओं को गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहते हैं। अगर बोला जाए गति की दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल बराबर हमने पढ़ा है ना, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, d/t, ये हमने पढ़ा हुआ है। आगे है वस्तु द्वारा इकाई समय में, जो की डेफिनेशन हमने पढ़ा भी, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर अर्थात जिसे हम चाल कहते हैं प्राप्त की जा सकती है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्यों? क्योंकि दूरी बटे समय होता है, दूरी का मीटर हो गया और समय का सेकंड हो गया, जिसे मीटर सेकंड इनवर्स चिन्ह द्वारा प्रदर्शित की जाती है। चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी होता है, जो कि सेंटीमीटर दूरी का मापक है और सेकंड जो है समय का, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और किलोमीटर प्रति घंटा भी है, किलोमीटर पर आवर होता है, किलोमीटर या इनवर्स होता है। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वस्तु की दूरी को मापने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वैसे ही चाल को व्यक्त करने के लिए भी हमें केवल परिमाण की ही आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो, जरूरी नहीं कि वो समान समयांतराल में समान दूरी ही तय करे। जैसा कि हम यहाँ पे एक्टिविटी 7.5 में देख चुके हैं। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होंगी, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करेंगे। मतलब उनकी गति की दर हम कैसे निकालेंगे, उनकी चाल को कैसे निकालेंगे, जब वो समान समयांतराल में समान दूरी तय ही नहीं करेंगी, तो उनके औसत से हम व्यक्त करेंगे, औसत निकाल कर। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। जैसा कि हमने चाल का देखा है, चाल कैसे कैलकुलेट करते, चाल का फार्मूला देखा है, दूरी बटे समय। वैसे ही औसत चाल का क्या हो जाएगा, तय की गई कुल दूरी बटे कुल समयावधि, मतलब कुल समय, लिया गया कुल समय। यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, v = s/t हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने दूरी को s मान लिया है। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझें। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार पूरे समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नहीं चली होगी, क्योंकि औसत गति की बात की गई है। कुछ समय या इससे अधिक तो कुछ समय इससे कम चली होगी। ये था आपका। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है 7.1, इसको देखते हैं।
एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु द्वारा वस्तु की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल इसकी क्या हो जाएगी? औसत चाल इसके हम वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय से निकाल सकते हैं। और कुल दूरी इन्होंने 32 मीटर तय की है तो 32 ऊपर लिख देंगे। और कुल समय कितना लिखा है? 4 सेकंड और 2 सेकंड, टोटल कितना हो जाएगा? 6 सेकंड। तो 32/6 आ जाएगा हमारा 5.33 मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर प्रति सेकंड आंसर हो जाएगा आपका ये। इसलिए वस्तु की औसत चाल, यहाँ पे औसत चाल जो कि हमने निकाला 5.33 मीटर सेकंड इनवर्स आएगा, मीटर प्रति सेकंड आएगा। अब देखते हैं हम दिशा के साथ चाल। अभी तो हमने देखा था केवल चाल, जिसमें चाल को मापने के लिए हम केवल परिमाण का यूज कर रहे थे, उसके डायरेक्शन का यूज नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे हम डायरेक्शन को भी यूज करते हैं। और दिशा के साथ चाल को क्या कहते हैं हम? जिसे वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग भी कहते हैं। देखते हैं, किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहते हैं। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। यहाँ पे आप वेग का डेफिनेशन निकाल सकते हैं। एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है, जैसे कि चाल समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। अब देखो, वहां पे चाल में क्या था? केवल मात्रात्मक परिवर्तन से ही चाल परिवर्तित, समान या असमान हो रही थी। लेकिन यहाँ जरूरी नहीं कि केवल मात्रात्मक परिवर्तन, यहाँ अगर दिशात्मक परिवर्तन भी हो जाएगा तब भी गति जो होगी असमान हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति करती है तो हम इसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होगी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने देखा सीधी रेखा में चल रही है, मतलब वह दिशा में अपने परिवर्तन नहीं ला रही है। यहाँ पे देखते हैं, यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ पे हम केवल मात्रात्मक परिवर्तन देख रहे हैं तो उस स्थिति में प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के औसत को निकालकर हमें क्या मिल जाता है? औसत वेग। यहाँ पे देखिए, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग और 2 से डिवाइड करके क्या मिल गया हमें? एवरेज वेग, एवरेज वेलोसिटी मिल गई है, जहाँ वी एवरेज औसत वेग है और u प्रारंभिक वेग है तथा v वस्तु का अंतिम वेग है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है, अर्थात मीटर प्रति सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। आगे देखते हैं, यहाँ एक्टिविटी 7.6 दी गई है। अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय को मापिए। यदि आप मान लें कि आपके पैदल चलने की औसत चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल की दूरी का आकलन कीजिए। मतलब आपका स्कूल कितनी दूर है या आपके यहाँ से बस स्टॉप कितनी दूर है, तो उसको कैलकुलेट करना है। यहाँ एक्टिविटी 7.7 दी गई, इसको देखते हैं। जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली के चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया बार बार हो सकती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय पश्चात बादलों के गरजने की ध्वनि आप तक पहुंचती है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश की चाल जो कि लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, वो ध्वनि की चाल से तेज होती है, इसलिए हम तक प्रकाश पहले पहुंचता है और ध्वनि बाद में पहुंचती है। इनके बीच के समय अंतराल को एक डिजिटल कलाई घड़ी या स्टॉप घड़ी से मापे। आप कैलकुलेट करिए, मतलब चेक करिए कि कितनी देर बाद प्रकाश के पहुंचने की कितनी देर बाद ध्वनि पहुंचती है, ये चेक करना है। बिजली की चमक के निकटतम बिंदु की दूरी का परिकलन कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? 346 मीटर प्रति सेकेंड है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वायु में ध्वनि की चाल भी दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल 7.2 दिया गया, इसको देख लेते हैं। यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर, जो कि दूरी मापक यंत्र है, 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है।
यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। इन्होंने पहले 2000 किलोमीटर ओडोमीटर पर पाठ्यांक पढ़ा था और लास्ट में पढ़ा इन्होंने 2400 किलोमीटर। तो दूरी कितनी तय की उसने? 400 किलोमीटर तय की, जो कि हम देख चुके। यहाँ पे दिया भी गया है, कार के द्वारा तय की गई दूरी 2400 माइनस 200 मिल गया हमें 400 किलोमीटर। और दूरी तय करने में लगा कुल समय बताया गया है वहाँ ऊपर 8 घंटे। तो कार की औसत चाल क्या हो जाएगी? दूरी बटे समय। तो कुल दूरी 400 किलोमीटर, कुल समय 8 घंटे, जो कि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी औसत चाल मिल गई है क्या? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं तो यहाँ इन्होंने किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया और घंटे को मिनट में चेंज कर दिया और हमें मिल के आ गया है मीटर प्रति सेकंड। यहाँ इन्होंने मिनट, यहाँ किलोमीटर में चेंज कर दिया है। देखिए आप यहाँ पे सेकंड में 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, घंटे को किस में कन्वर्ट कर दिया? सेकंड में, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो मीटर प्रति सेकंड मिल जाए। एक और तरीका है, अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है कोई चीज़, किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बांटना है तो आप 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5/18 से क्यों? क्योंकि जब आप 100, ये देखिए 1000/3600 को आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको वही मिल जाएगा। ये देखिए, इसको 2 से सिंप्लीफाई करिए, 2 5 जा 10, 2 18 जा 36, ये मिला ना आपको 5/18। तो उसी को सिंप्लीफाई करके 5/18 लिखा था। और मीटर प्रति सेकंड में दिया गया हो, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 1000 और 3600 को सिंप्लीफाई करके ही कैलकुलेट किया जाता है। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो मिलता है हमें 13.9 मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखते हैं, कार की जो कि औसत चाल क्या हुई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा अथवा 39, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में थी, और मीटर प्रति सेकंड में क्या है? 13.9 मीटर प्रति सेकंड में है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है 7.3, इसको देखते हैं। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समय मिनट में दिया गया है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट में कितने हो जाएंगे? 60 सेकंड हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल दूरी कितनी है? 180 मीटर, 90 मीटर जाना और 90 मीटर वापस आना। और 1 मिनट में यहाँ पे इन्होंने उषा का विस्थापन क्या हो जाएगा? जिस पॉइंट से वो चली थी, गई और फिर वहीं पे वापस आ गई, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? वो तो 0 हो गया क्योंकि सेम पॉइंट पर पहुंच गई है। और औसत चाल क्या हो जाएगी? तय की गई कुल दूरी अर्थात 180 मीटर और लिया गया कुल समय अर्थात 1 मिनट, जो कि 60 सेकेंड के बराबर है। तो 180/60 सॉल्व करेंगे, 3 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा आपका आंसर, जो कि उसकी औसत चाल है। आगे देखते हैं, औसत वेग कैलकुलेट करते हैं। औसत वेग विस्थापन बटे लिया गया कुल समय होता है और विस्थापन 0 है तो लिया गया तो औसत वेग हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन ही नहीं हुआ तो औसत वेग कहाँ से निकालेंगे? और वेग हम जानते हैं दिशा के साथ निकाला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेग का मान, औसत वेग का मान 0 दिया गया है, 0 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। आगे देखते हैं वेग में परिवर्तन की दर। अब हम दिशा के साथ, पहले हमने चाल को देखा, फिर औसत चाल, फिर दिशा के साथ चाल अर्थात वेग को देखा, औसत वेग को देखा। अब हम वेग में परिवर्तन की दर को देख रहे हैं, जिसे हम त्वरण भी कहते हैं। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। अर्थात अगर इन्होंने कहा कि एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत, अगर वेग नियत है, समय मतलब किसी भी समय में अगर वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है तो वेग क्या हो जाएगा? एक समान हो जाएगा। वेग में परिवर्तन शून्य होता है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समयांतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं हो सकता। इन्होंने क्या कहा कि इस टाइम पर, इस
स्थिति में वेग में परिवर्तन शून्य नहीं हो सकता। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? चाहे किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन हो, मतलब उसके मात्रात्मक परिवर्तन हो, या फिर उसके दिशा में परिवर्तन हो, वो वेग में परिवर्तन माना जाएगा। और वेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी? त्वरण हो जाएगी। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। मतलब प्रति एकांक समय में वेग परिवर्तन जो है क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। यदि एक वस्तु का वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण क्या होगा? त्वरण को a से दिखाते हैं, स्मॉल a से, तो a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा त्वरण का। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है। मतलब जिस दिशा में वो बढ़ रहा है उधर ही त्वरण हो रहा है, तो वो आगे ही बढ़ रहा है तो उसे धनात्मक कहते हैं। जैसे हम बाइक चलाते हैं तो उसे एक्सेलरेट करते हैं और उसी की तरफ बढ़ाते हैं, तो वो क्या है? धनात्मक त्वरण है। और जब हम ब्रेक लगाते हैं तो त्वरण वहाँ भी है, लेकिन वो मंदक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है। तथा यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु, मतलब ऊंचाई से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता रहे। उदाहरण के लिए यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। यहाँ एक्टिविटी 7.8 दिया गया है, इसको देखते हैं। आप दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की गतियों को देखते होंगे, जिनमें प्रमुख हैं गति की दिशा में त्वरण अर्थात धनात्मक त्वरण इसे कहेंगे। त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध हो, मतलब नेगेटिव त्वरण कहेंगे। जैसे कि हम ब्रेक लगाते हैं, यहाँ बाइक को एक्सेलरेट करते हैं तो एक समान त्वरण क्या होगा? मतलब एक, जैसे कि ऊपर बताया गया कि ऊपर से कोई गिर रही वस्तु एक समान त्वरित गति का उदाहरण है, उस पर त्वरण एक समान लगेगा अर्थात उसके वेग में परिवर्तन एक समान हो रहा है। असमान त्वरण का क्या होगा? अभी एग्जाम्पल देखा हमने कि सड़क पे चल रही कोई कार असमान समय अंतराल में असमान वेग परिवर्तित करती है। अगर अपने वेग को असमान दर से परिवर्तित कर रही है चाल को, तो वो असमान त्वरण का उदाहरण होगा। क्या आप ऊपर दी गई प्रत्येक प्रकार की गति के लिए एक उदाहरण दे सकते हैं, जो कि हमने दे दिया है। आगे देखते हैं, उदाहरण है, एग्जाम्पल है 7.4, इसको देखते हैं। विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे विरामावस्था से मतलब आपका प्रारंभिक वेग जो है u जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा। और समय क्या दिया गया है? t क्या दिया गया है? 30 सेकेंड दिया गया है। पहला समय t1 क्या दिया गया है? 30 सेकेंड। और अंतिम वेग यहाँ पे क्या दिया गया है? v इज इक्वल टू 6 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। आगे कह रहे हैं वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकेंड में कम होकर, मतलब फिर से t2, अगला समय क्या दिया गया? 5 सेकेंड। यहाँ पे प्रारंभिक वेग इसके लिए क्या हो जाएगा? u2 क्या हो जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा और फिर होकर 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। यहाँ पे इसके लिए अंतिम वेग v2 अर्थात क्या हो जाएगा? 4 मीटर प्रति सेकेंड। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। चलिए देखते हैं। पहली स्थिति में त्वरण, पहली स्थिति में हमने देखा प्रारंभिक वेग एक u 0 था क्योंकि वो विरामावस्था से शुरू कर रहा था और अंतिम वेग 6 मीटर था और 6 मीटर प्रति सेकेंड था। समय 30 सेकेंड था। तो इसके अनुसार एक्सेलरेशन ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं u, v और t का दिया हुआ मान ऊपर जब इक्वेशन में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे देख सकते हैं 6 माइनस 0/30 जो कि 6/30 हो जाएगा और हमें आंसर मिलेगा 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का, पहले स्थिति में एक्सेलरेशन का मान है।
त्वरण का मान है। दूसरी स्थिति में u जो है, जैसा कि हमने बताया ऊपर कि 6 मीटर होगा और अंतिम वेग क्या होगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड होगा और समय 5 सेकेंड है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का मान इसी तरीके से उसी इक्वेशन में रखेंगे। 4 - 6 मतलब अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे लिया गया कुल समय, तो 5 सेकेंड। आंसर हमें मिलेगा -0.4 मीटर प्रति सेकेंड। माइनस क्या दिखा रहा है कि उस पर ब्रेक लग रहा है, मतलब उस पर मंदक काम कर रहा है, त्वरण ऋणात्मक दिशा में है, गति की दिशा में नहीं है। साइकिल का त्वरण पहली स्थिति में जो कि 0.2 मीटर प्रति सेकेंड मिला और दूसरी स्थिति में -0.04 मीटर प्रति सेकेंड मिला। आगे देखते हैं गति का ग्राफीय प्रदर्शन। कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। उदाहरण के लिए किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को प्रायः ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से दिखाया जाता है। जैसा कि आपने गणित में पढ़ा कि एक सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से दो चर युक्त रैखिक समीकरण का हल ज्ञात किया जा सकता है। किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे दूरी या वेग का दूसरी राशि जैसे समय पर निर्भर होना। आगे देखते हैं, यहाँ पे ग्राफ के बारे में दिखाया गया है, बताया गया। अब दूरी समय ग्राफ दिया गया है। दूरी समय ग्राफ क्या कहलाएगा, यहाँ पे दूरी समय ग्राफ विस्थापन को भी दिखाएगा और चाल को भी दिखाएगा। और विस्थापन को कब दिखाता है, आगे देखते हैं। इसमें दिखाया गया है समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाने द्वारा पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष और दूरी को y अक्ष पर प्रदर्शित किया गया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। x अक्ष पर समय दिया गया है और y अक्ष पर क्या दिया गया है, दूरी को दिया गया है। बीच में आपको क्या मिलेगा उसको हम देखते हैं, आगे पता चलेगा। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान से चल रही है, विरामावस्था में है इत्यादि। ये इसके विभिन्न परिमाण हो सकते हैं। देखते हैं, यहाँ पे देखिए समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसका क्या कहलाएगा, वेग समान कहलाएगा, एक समान वेग कहलाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा उसका वेग नियत है। देखते हैं, हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तो उसकी चाल एक समान होती है, अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती है। मतलब वस्तु की ली गई दूरी समय के उसके समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। आगे देखते हैं, इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है, जो कि हमने देखा एक तिर्यक रेखा प्राप्त हुई हमको, जैसा कि फिगर 7.3 में ऊपर दिया गया था। आगे देखते हैं, दिया गया है ग्राफ का ओबी भाग, जो कि हमने देखा ग्राफ का ओबी भाग कहाँ है, ये है ग्राफ का ओबी भाग, ये है जो कि हमें तिर्यक रेखा प्राप्त हुई है, वही ग्राफ का क्या है, ओबी भाग। एक समान दर से बढ़ रही है। यदि आप y अक्ष पर विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं, मतलब दूरी की जगह अगर आप विस्थापन ले लेते हैं, तो आप एक समान चाल के स्थान पर क्या प्राप्त कर पाएंगे, एक समान वेग पद का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये वेग के लिए भी ग्राफ हो सकता है। दूरी समय ग्राफ से हम चाल प्राप्त करते हैं और विस्थापन समय ग्राफ से हमें वेग प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं आगे, हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए फिगर 7.3 में दिए गए दूरी समय ग्राफ के भाग ए बी को लें। ए बी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए बी, यहाँ पे ए बी को चुनना है। आगे देखते हैं, बिंदु ए से
एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा तथा बिंदु बी से वाई अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचे, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींची गई है, आप यहाँ देख सकते हैं, और वाई अक्ष के समांतर ये एक रेखा खींची गई जो कि BC है, और एक्स अक्ष के क्या थी, AC थी यहाँ पे, जो कि हमें कहा गया था खींचने के लिए। अब इन्होंने कहा कि एक रेखा की ये दोनों रेखाएं बिंदु C पर मिलकर एक त्रिभुज ABC बनाती हैं। अब ग्राफ पर AC समयांतराल जो कि T2 - T1 को बताता है, जबकि BC जो रेखा खींची हमने S2 - S1 को बताता है, मतलब दूरी को बताता है। हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वस्तु A से B बिंदु तक जाने में T2 - T1 समय में S2 - S1 दूरी तय करता है। मतलब अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति माइनस करेंगे तभी तो तय की गई दूरी मिलेगी। अतः वस्तु की चाल निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। कैसे? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम समय मतलब माइनस प्रारंभिक समय। हम त्वरित गति के लिए भी दूरी समय ग्राफ अंकित कर सकते हैं। सारणी 7.2 में एक कार के द्वारा 2 सेकंड के समयांतराल में तय की गई दूरी को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ टेबल दिया गया है आपको 7.2, इसमें देखिए इस टाइम को दिया गया है सेकंड में और दूरी को मीटर में दिया गया है। आगे देखते हैं, जो कि उसके लिए आपको ग्राफ को भी दिखाया गया है। जैसा कि कहा गया कि 2 सेकंड में वो 1 मीटर की दूरी तय करती है, अगले 2 सेकंड में वो 3 मीटर की दूरी तय करता है। कैसे पता चल रहा है? यहाँ देखिए, यहाँ 2 सेकंड पर देखो 0 सेकंड से स्टार्ट किया, 2 सेकंड में वो 1 मीटर की दूरी पर पहुंचा, और अगले 2 सेकंड में वो कहाँ पहुंचा है? 4 मीटर पे, मतलब 3 मीटर की दूरी तय की, और अगले 2 सेकंड में उसने 5 मीटर की दूरी तय की। अर्थात उसका वेग क्या है, उसकी चाल क्या है? असमान चाल है। और इसका ग्राफ भी दिया गया है। असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ दिया गया है। यहाँ पे कार की गति के लिए दूरी समय ग्राफ जो कि 7.4 दिया गया है फिगर में दर्शाया गया है। ध्यान दें कि इस ग्राफ की आकृति फिगर 7.3 जो कि ऊपर दिया गया था दिए गए ग्राफ से भिन्न है। वहाँ हमारी चाल एक समान थी। इस ग्राफ की प्रकृति समय के साथ कार द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है कि उसके दूरी में समयांतराल चेंज होने के टाइम उसकी दूरी में परिवर्तन चेंज हो रहा है। इस प्रकार फिगर 7.4 में दिखाया गया ग्राफ असमान चाल को व्यक्त करता है। पहले ग्राफ में हमने देखा समान चाल को देखा और फिर दूसरे में असमान चाल को देखा, और उसी दूरी की जगह अगर हम विस्थापन को लेते तो हम वेग की गणना कर सकते हैं, एक समान वेग और असमान वेग। अब देखते हैं वेग समय ग्राफ। अभी हम दूरी समय ग्राफ देख रहे थे, अब हम वेग समय ग्राफ देखेंगे। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है। यहाँ पे दिया गया है एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। एक समान चाल मतलब इसकी चाल जो है 40 किलोमीटर पर आवर है। देखिए वाई अक्ष पर चाल को दिखाया गया है वेग को, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो उसी वेग से चल रही है और समय जो है चेंज होता जा रहा है। अर्थात ये उसकी चाल है 40 किलोमीटर, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी ये आपको इससे पता चल जाएगा। आगे देखते हैं। इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष पर और वेग को वाई अक्ष पर दर्शाया जाता है। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वाई अक्ष पर वेग को दिखाया गया और वेग एक समान है, 40 है तो 40 है, तो ऊपर कैसे जाएगा? ऊपर जाएगा ही नहीं, ना नीचे जाएगा। फिगर 7.5 में यह एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा दिखाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा पे जा रहा है कि नहीं, यही आपको कह रहे हैं, जो कि AB से दर्शाया गया आपको। आगे है फिगर 7.5 में एक कार जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से गति कर रही है कि वेग समय ग्राफ को दर्शाया गया है। हम जानते हैं कि एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त होता है। वेग और समय के गुणनफल से क्या प्राप्त होता है? विस्थापन प्राप्त होता है। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन के परिमाण के बराबर है। मतलब वो क्षेत्रफल जो है, जो कि क्या था, ABCD था। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्षेत्रफल, ये ABCD
ये जो क्षेत्रफल है वो किसके द्वारा क्या दर्शा रहा है, वो उसकी दूरी दर्शा रहा है। देखते हैं आगे, विस्थापन के परिमाण को दिखा रहा है। फिगर 7.5 से T1 और T2 समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए समय T1 व T2 के संगत बिंदुओं से ग्राफ पर लंब खींचे, जो कि हमने क्या खींचा, AC और BD खींचा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग को ऊंचाई AC और BD और समय जो कि T2 माइनस T1 को लंबाई AB से प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए समय T2 माइनस T1 में कार द्वारा तय की गई दूरी इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है। यहाँ पे आप समय को क्या है, T2 माइनस मतलब अंतिम समय, प्रारंभिक माइनस प्रारंभिक समय, वही तो सब लिया गया समय निकालेगा, और ये जो है इसकी दूरी को दर्शा रहे हैं। देखते हैं, दूरी को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, दूरी बराबर इसका क्षेत्रफल, और हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल, अगर ये आयत की तरह है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई निकाल सकते हैं। लंबाई AB है, यहाँ पे दूरी क्या निकाला, AC इंटू सी डी, और हम जानते हैं AB के बराबर ही CD है, तो AB की जगह इन्होंने CD लिया है, तो ये हुआ हमारा। और अब देखते हैं, AC हमें पता है 0 से लेके 40 है, और T2 माइनस T1 है, ये हमें पता है AB कितना है, T2 माइनस T1 है, तो ये हुआ। तो कितना मिला हमें, 40 इंटू T2 माइनस T1 किलोमीटर, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है ना समय, तो इसीलिए हम उसकी जगह पे T2 माइनस T1 ले रहे हैं। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल फिगर 7.5 में छायांकित है, जो कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर से किया गया है। वेग समय ग्राफ के द्वारा हम एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन कर सकते हैं, त्वरित गति का भी अध्ययन कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ के वेग और समय के गुणनफल को हम क्या कह रहे थे, विस्थापन कह रहे थे, और वेग समय ग्राफ के द्वारा हम त्वरित गति का भी अध्ययन कर सकते हैं। मान लें कि एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधी मार्ग पर चलाया जाता है। माना कि चालक के साथ में बैठा एक व्यक्ति प्रत्येक 5 सेकंड के बाद कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक लेता है, जिसमें उसकी स्पीड बताई जाती है। कार का वेग विभिन्न समयों पर मीटर प्रति सेकंड व किलोमीटर प्रति घंटा में टेबल 7.3 में प्रदर्शित किया गया। आपको यहाँ एक टेबल दी गई है, देख सकते हैं कि समय दिया गया है सेकंड में, और कार की चाल जो है, कार का वेग मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा में भी दिया गया है ये इस टेबल में। इस स्थिति में कार की गति के लिए समय वेग ग्राफ जो कि फिगर 7.6 में दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका फिगर 7.6, आपका ये फिगर 7.6 है। आगे देखते हैं, ग्राफ की प्रकृति यह बताती है कि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है। क्यों समान रूप से क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें देखिए एक सीधी रेखा, एक सीधी तिर्यक रेखा प्राप्त हो रही है। इस प्रकार सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए अगर त्वरण एक समान है तो वेग समय ग्राफ सीधी रेखा है। अगर हमारा त्वरण जो है मतलब वेग में परिवर्तन की दर एक समान है तो हमें वेग समय ग्राफ में त्वरित जो त्वरण की रेखा होगी वो सीधी रेखा प्राप्त होगी। अतः कार के द्वारा तय की गई दूरी सेकेंड वेग समय ग्राफ जो कि फिगर 7.6 में प्रदर्शित किया गया है ABCDE द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे दूरी कैसे देखते हैं हमने देखा कि घेरा गया क्षेत्रफल, यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया, इसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पहले तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं वो चतुर्भुज जो है आयत की तरह है तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। उसके हिसाब से असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ किसी भी आकृति का हो सकता है। यहाँ पे एक समान त्वरित गति तो हमें सीधी रेखा प्राप्त हो रही थी, अगर वो गति मान लो ऐसे गई फिर रुक गई वो किसी भी गति का किसी भी प्रकार का ग्राफ में तब मिलेगा, जैसा कि फिगर 7.A में वेग समय ग्राफ को प्रदर्शित करता है जो कि एक वस्तु की गति को प्रदर्शित करता है जिसका वेग समय के साथ घट रहा है। आप देख रहे हैं इसका वेग क्या हो रहा है, समय के साथ घटता चला जा रहा है। जबकि फिगर 7.7B में किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया। देख सकते हैं एक बार वेग इतना है, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, तो ये आपको जिगजैग मोशन में प्राप्त हो रहा है। असमान त्वरित गति से गतिमान एक वस्तु वेग समय ग्राफ, यहाँ पे ये असमान गति से त्वरित है, इनकी गति बदल रही है, गति का बदलने की दर भी अलग अलग है। यहाँ एक्टिविटी 7.9 है, इसको देखते हैं। एक ट्रेन में
एक ट्रेन के 3 विभिन्न स्टेशनों ए, बी और सी पर आगमन और प्रस्थान करने के समय एवं स्टेशन ए से स्टेशन बी व सी की दूरी टेबल 7.4 में दी गई है। यहाँ आपको टेबल में दिया गया है, जो इससे कि स्टेशन दिया गया है ए, बी, सी, और एक से दूरी दी गई, स्टेशन ए से दूरी दी गई है किलोमीटर में। ए की दूरी है 0, बी की दूरी है 120 और सी की दूरी है 100। मतलब स्टेशन ए से ए की दूरी कितनी है, वही स्टेशन है तो 0 किलोमीटर, और बी की दूरी कितनी है 120 किलोमीटर, और सी की दूरी 180 किलोमीटर। यानी बी और सी के बीच की दूरी कितनी है 60 किलोमीटर। यहाँ पे देख सकते हैं ये ए से सी के बीच की दूरी 180 किलोमीटर। आगमन का समय ए पर ट्रेन पहुंचती है 8 बजे और बी पर पहुंचती है 11:15 पर और सी पर पहुंचती है 13 o'clock मतलब 1 बजे। और प्रस्थान जो हो रहा है वहां से चल कितने बजे रही है, ए से कब चल रही है 8:15 पर और बी से 11:30 पर और सी से 13:15 मतलब 1:15 से दोपहर के 1:15 बजे। मान ले कि किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच ट्रेन की गति एक समान है, तो इस आधार पर वेग समय ग्राफ खींचे तथा इसकी व्याख्या भी करें। आपको इन्होंने बताया है कि वेग समय ग्राफ खींचे, जैसे कि आप y अक्ष पर और x अक्ष पर, y अक्ष पर दूरी को दिखाइए, x अक्ष पर समय को दिखाइए, और 8 o'clock फिर 8:15 o'clock जब स्टार्ट हो रहा है और 11:15 o'clock ऐसा ग्राफ बनाना है। यहाँ एक्टिविटी 7.10 दी गई है, इसको देखते हैं। फिरोज और उसकी बहन सानिया अपनी साइकिलों से स्कूल जाते हैं। वे दोनों घर से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं एवं एक ही मार्ग से जाते हैं, फिर भी अलग अलग समय पर स्कूल पहुंचते हैं। टेबल 7.5 जो कि आपको नीचे दी गई है में उन दोनों के द्वारा अलग अलग समय में तय की गई दूरी को दर्शाती है। उन दोनों की गति के लिए एक ही पैमाने पर दूरी समय ग्राफ खींचे और व्याख्या करें। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि देखिए 8 बजे दोनों चलते हैं और एक ही स्थान से चलते हैं, लेकिन अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। तो हम देख सकते हैं जैसे कि 8 बजे फिरोज जब चल रहा है तो 8 बजे दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब उनके द्वारा तय की गई 0 किलोमीटर है, और 8:05 पे फिरोज जो है 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और सानिया 0.8 अर्थात 800 मीटर की दूरी तय कर रही है। और 8:10 पे मतलब अगले 5 मिनट में वो कितनी दूरी, फिरोज 1.9 यानी कि 900 मीटर की दूरी तय कर रहा है और वो अगले 5 मिनट में 1.6 यानी फिर से 800 मीटर की दूरी ही तय कर रही है, और ये अगले 5 मिनट में फिर से 2.8 पर पहुंच गया है। लगभग इन्होंने फिर से 900 मीटर की दूरी तय कर ली है, आप देख सकते हैं। और इन्होंने कितनी दूरी तय की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 यानी कि 0.7 यानी कि 700 मीटर की दूरी तय करी है। ये हम देख सकते हैं कि ये जितने समय में जितने मीटर की दूरी तय कर रही उनसे कम ही सानिया उतने समय में मीटर दूरी तय कर रही, इसीलिए वो 8:20 पर ही 3.6 यानी लगभग 3600 मीटर की दूरी तय कर लिया है, जो कि उसकी स्कूल की दूरी है। और ये उसी समय को 25 मिनट में तय कर रही हैं, क्योंकि इनकी चाल हम देख सकते हैं इनके मुकाबले हर बार कम ही रह जाती है, यही कारण है। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि ये जो आपको क्वेश्चन दिखते हैं इसके लिए अलग से वीडियो आपको मिलेगी। गति के समीकरण, अब हम गति के समीकरणों को देखते हैं जो कि हम अक्सर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गति के समीकरणों के नाम से जाना जाता है। सुविधा के लिए इस प्रकार के 3 समीकरणों का एक समुच्चय निम्नलिखित है। v = u + at जो कि v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t समय है। s = ut + ½ at², यहाँ पे जो ऊपर था s जो है यहाँ पे दूरी हो जाएगी, बाकी u तो प्रारंभिक वेग, समय t है और त्वरण जो है a है, और यहाँ पे भी समय t है। और 2as = v² - u², इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग कि v² = u² - 2as, ऐसे भी कभी लिखते हैं, उसी का बस इक्वल करके चेंज कर दिया है। आगे देखते हैं, जहाँ u वस्तु का प्रारंभिक वेग जो कि हमने बताया ऊपर, जो कि
t समय के लिए एक समान त्वरण a से चलती है, v अंतिम वेग तथा t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s है। समीकरण जो कि दिया गया फर्स्ट इक्वेशन आपको 7.5 जो है, यहाँ पे आप इक्वेशन 7.5 देख सकते हैं। ये क्या है, वेग एवं समय में संबंध स्थापित करता है, वेग समय संबंध व्यक्त करता है। आगे है इसी में 7.6 जो है इक्वेशन 7.6 समय व स्थिति के बीच, 7.6 जो है समय व स्थिति, समय t और स्थिति s के बीच संबंध स्थापित करता है। समीकरण 7.7 जो कि वेग एवं स्थिति v और s के बीच संबंध स्थापित करता है, जिसे समीकरण 7.5 एवं 7.6 से t को विलुप्त कर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब t को हटा करके, समय को हटा करके। इन तीनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से भी प्राप्त किया जा सकता है। देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है एक 7.5 करके, इसको देखते हैं। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और यानी इसकी प्रारंभिक वेग इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे है, और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है और अंतिम वेग क्या हो जाएगा यहाँ पे 7.72, और ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, जो कि हमें क्या मिल जाएगा, 18 से 4 टाइम जाएगा यहाँ पे, और 5 4 जा 20 मीटर प्रति सेकेंड मिल जाएगा, जो कि हमारा अंतिम वेग कहलाएगा। और समय क्या है 5 मिनट, जो कि हम इसको सेकेंड में बदलेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके 300 सेकेंड आ जाएगा। मान लें कि त्वरण एक समान है, परिकलन करना है, क्या पहले में क्या करना है, त्वरण को निकालना है, और सेकेंड पॉइंट में दिया गया है इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया क्या गया है आपको, प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमने मीटर प्रति सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड निकाला, ऊपर दिखाया हमने कि कैसे निकाला 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और समय 5 मिनट दिया गया है, जिसे हमने 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज किया, 300 सेकंड आया। और पहले में हमें त्वरण निकालना था, त्वरण का फॉर्मूला हम आगे पहले देख चुके हैं, उस पर रखते हैं v - u/t, तो v मतलब अंतिम वेग और u माइनस प्रारंभिक वेग और t मतलब समय, तो हर चीज़ रख के 1/15 मीटर प्रति सेकेंड निकला हमारा, जो कि त्वरण आया है। और सेकेंड पॉइंट पे दिया गया था क्या निकालना है, जो कि इक्वेशन 7.7 से हम निकालेंगे 2as तय की गई दूरी निकालनी है, तो हम ये इक्वेशन रखते हैं 2as = v² - u²। तो v जो प्रारंभिक वेग हम जानते हैं 0 है, तो 0 रख देते हैं उसकी जगह पे, और a हमने कैलकुलेट किया है, तो 2as और s को अलग रख के उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा v² / 2a हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला निकलेगा v² / 2a। तो v की जगह हम 20 रखेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे। आगे है इसी, और 2a की जगह हमने 1/15 निकाला था, उसको रखेंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3000 मीटर, जो कि 3 किलोमीटर है। आगे है रेलगाड़ी का त्वरण हमें निकला क्या, 1/15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तथा तय की गई दूरी 3 किलोमीटर प्राप्त हुई। आगे है एग्जाम्पल 7.6, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से, 18 किलोमीटर क्या है यहाँ पे, इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा, और समय क्या हो जाएगा 5 सेकेंड हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर लेती है, ये इसका अंतिम वेग हो जाएगा। प्रारंभिक वेग u 18 हो जाएगा और अंतिम वेग v जो है 36 हो जाएगा, और समय t सेकेंड हो जाएगा, समय 5 हो जाएगा, 5 सेकेंड हो जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर में दोनों है और ये सेकेंड में है, तो या तो इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लें या तो इसको घंटे में चेंज कर लें। ज्ञात क्या करना है, हमें त्वरण निकालना है और उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी, जैसा कि हमने एग्जाम्पल 7.5 में कैलकुलेट किया था। देख लेते हैं यहाँ पे आगे कि दिया क्या गया था, जो कि हमने पहले ही बताया कि प्रारंभिक वेग जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और इसको हमने मीटर प्रति सेकंड में बदला है। हम जानते हैं मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 से 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 5 किलोमीटर
5 मीटर प्रति सेकेंड। और अंतिम वेग जो 36 था उसे भी हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 18 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टाइम जाएगा और 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मीटर प्रति सेकेंड मिलेगा। और समय हमारा पहले से ही सेकेंड में दिया गया है, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या इसमें था, इसमें बोला गया था त्वरण कैलकुलेट करने के लिए। त्वरण का फॉर्मूला हम जानते हैं, जो कि हमने पहले ही देखा था, v-u/t। उसके प्लेस पे रखेंगे तो 10 - 5/5 लिखेंगे। 10 - 5 करेंगे तो 5 हमें प्राप्त होगा और 5/5 सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। ये उसका एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण प्राप्त हुआ है हमें 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और सेकेंड पॉइंट पे क्वेश्चन सेकेंड क्या बोला था हमें इसी में, कि उसके द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। तो उसी फॉर्मूले को हम देखते हैं, s = ut + ½ at²। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें त्वरण और क्या प्राप्त है, समय प्राप्त है, तो इस फॉर्मूले पर रखते हैं। प्रारंभिक वेग क्या था हम जानते हैं, 5 मीटर प्रति सेकेंड निकाला हमने, और समय क्या है 5 सेकेंड निकाला, और हाफ ये रखेंगे। और त्वरण हमने निकाला है 1 और समय क्या है 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है 37.5 मीटर, जो कि क्या है तय की गई दूरी। और त्वरण हमें 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मिला और तय की गई दूरी 37.5 मीटर मिली है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है 7.7 करके, इसको देख लेते हैं। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में, यानी यहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्राप्त होगा, दिशा में 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हमें मिलेगा नेगेटिव है, जो कि 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। आगे देखते हैं, यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकेंड का समय लगती है और अंतिम वेग क्या प्राप्त हो रहा है, रुक जा रहा है, मतलब क्या प्राप्त हो रहा है, अंतिम वेग हमें 0 प्राप्त हो रहा है। और टी क्या है, यहाँ पे हमें 2 सेकेंड का टी जो है क्या मिल रहा है, 2 सेकेंड। तो उतने समय में तय की गई दूरी, हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया गया था आपको एक्सेलरेशन, समय और प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। अब देखते हैं समीकरण 7.5 जो कि आपको दिया गया था, v = u + at, उस पे रखते हैं उसी फॉर्मूले पे। यहाँ पे हम अंतिम वेग, मतलब वहाँ रुक जाती है तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0, v की जगह 0 रखते हैं। और u हमें मालूम नहीं, u कैलकुलेट करेंगे पहले, और a की जगह -6 रखेंगे और t की जगह 2 सेकेंड रखेंगे। तो हमें यहाँ से u 12 मीटर प्रति सेकेंड, यानी प्रारंभिक वेग हमें क्या प्राप्त हुआ, 12 मीटर प्रति सेकेंड। और हम इसी को इस इक्वेशन में रखेंगे इस फॉर्मूले पे, s = ut + ½ at² पर। तो u का मान हमें 12 प्राप्त हुआ है, t 2 है हमारे पास, एक्सेलरेशन -6 है, सब कुछ यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो हमें प्राप्त होगा 12 मीटर। मतलब उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी प्राप्त हुई हमें, 12 मीटर। अतः कार रुकने में पहले 12 मीटर की दूरी तय करेगी, रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगी, 12 मीटर। क्या अब आप इस महत्व को समझ सकते हैं कि चालक सड़क पर गाड़ी चलाते समय दूसरी गाड़ी से दूरी क्यों बना कर रखते हैं? क्योंकि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही गाड़ी रुक जाए, वो कुछ समय लेगी और उस कुछ समय में वो कुछ दूरी भी तय करेगी। अब देखते हैं एक समान वृत्तीय गति। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वस्तु त्वरित हो रही है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकती है। मतलब जरूरी नहीं वेग में परिवर्तन तभी हो जब उसके चाल में परिवर्तन हो, अर्थात उसमें मात्रात्मक परिवर्तन हो। वेग में परिवर्तन तब भी हो सकता है जब उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाए, मतलब उसके चाल की दिशा बदल जाए, तब भी वेग परिवर्तन माना जाएगा। और दोनों परिवर्तित होगा तब तो वेग परिवर्तन माना ही जाएगा। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती है परंतु अपनी गति की दिशा को बदलती है? हाँ, क्योंकि जब हम सर्कल पे चलते हैं, जब हम किसी सर्कल पर चलते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारी जो गति की दिशा है, मतलब गति की दिशा हर बार चेंज होती जा रही है, लेकिन चाहे हम उसी चाल से चलते रहे, देखिए हमारी दिशा तो परिवर्तित हो रही है ना, तो यही आपका एग्जाम्पल होगा। परंतु अपनी गति की दिशा में को बदलती रहती है। तो सर्कल पे जब हम चलते हैं, वृत्तीय गति जब करते हैं, किसी बंद पथ मार्ग पर, मतलब किसी बंद पथ पर एक वस्तु की गति का उदाहरण लें, जैसा कि फिगर 7.8 में दिया गया है आपको। किसी एथलीट धावक को एक आयताकार पथ ABCD के अनुदिश, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसमें जब चलेंगे तब भी आप दिशा में परिवर्तित करेंगे, चाहे अपनी चाल सेम ही रखें तब भी।
ABCD के अनुदिश दर्शाता है। माना एथलीट पथ के सीधे भागों AB, BC, CD और DA पर एक समान से चल रहा है, मतलब उसका चाल समान है। अपने आप को पथ पर बनाए रखने के लिए कोनों पर, ये देखिए कोनों पर उसको मुड़ना पड़ेगा। वह शीघ्रता से अपनी चाल बदलता है और एक चक्कर पूरा करता है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये सब बंद पथ के उदाहरण हैं जिसमें आप चाल को भले ही सेम रख ले लेकिन आपको दिशा तो चेंज करनी ही पड़ेगी। उसे अभी इस दूरी को तय करने के लिए उसे कितनी बार अपनी गति की दिशा बदलनी होगी? अगर चतुर्भुज है तो 4 बार तो आपको बदलनी है। यह स्पष्ट है कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसे 4 बार अपनी गति की दिशा को बदलना होगा। अब मान लें कि एथलीट आयताकार पथ के स्थान पर षटकोणी यानी हेक्सागन पर चल रहा है, जो कि फिगर ऊपर दिया गया था ABCDEF के अनुदिश दौड़ रहा है, जैसा कि फिगर 7.8B में दर्शाया गया, ऊपर दिया गया था। इस स्थिति में एथलीट को एक चक्कर पूरा करने में 6 बार अपनी दिशा को बदलना होगा। यदि पथ षटभुजाकार न होकर सम अष्टभुजाकार पथ हो, ABCDEFGH तक हो, तो जैसा कि फिगर 7.8C में दिया गया था, तो क्या होगा? तो उसको 8 बार मुड़ना पड़ेगा। यह देखा गया है कि पथ की भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ ही एथलीट को अपने मुड़ने की संख्या में भी वृद्धि करनी पड़ रही है। अगर हम अपनी अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाएं तो उन भुजाओं का आकार कैसा होगा? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि सभी भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाएगी और पथ का आकार लगभग वृत्त के समान हो जाता है। अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है, मतलब चाल समान हो, तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होगा, क्योंकि उसका मात्रात्मक परिवर्तन तो एक समान है ना, मात्रात्मक परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है, जबकि उसकी चाल समान है परंतु दिशा में परिवर्तन होने के कारण वह उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो रहा है, मतलब गति की दर चेंज हो रही है, वेग की दर चेंज हो रही है। हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है तो v क्या होगा? v हम जानते हैं वेग बराबर चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो क्या हो गया? दूरी हमने क्या निकाला? 2πr और समय क्या है? t। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ एक्टिविटी 7.11 दिया गया है, इसको देखते हैं। एक धागे का टुकड़ा लें और उसके एक छोर पर एक छोटे से पत्थर को बांध दें। धागे के दूसरे छोर को पकड़कर पत्थर को वृत्तीय पथ पर नियत चाल से घुमाएं, जैसा कि फिगर 7.9 में दिखाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं धागे में पत्थर का टुकड़ा बांधकर एक छोर को पकड़ उसे वृत्तीय पथ पर घुमा रहे हैं। आगे देखते हैं, अब पत्थर सहित धागे को छोड़ दें। क्या आप बता सकते हैं धागा छोड़ने के बाद पत्थर किस दिशा में जाएगा? जिस बिंदु पर जिस दिशा में वो छोड़ा गया वो उसी दिशा में जाएगा, मतलब स्पर्शीय रेखा की दिशा में जाएगा। अगर यहाँ पे छोड़ा जाएगा तो ये इसी दिशा में निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि वो अपने पथ को बनाए रखेगा। इस क्रिया को बार बार दोहराएं और वृत्तीय पथ के अलग अलग जगहों से पत्थरों को छोड़ें और यह देखें कि पत्थर की गति करने की दिशा समान है या नहीं। पत्थर नियत परिमाण के वेग से वृत्तीय पथ को निर्दिष्ट करता है। यहाँ पे दिया गया था। ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाएंगे कि पत्थर वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखी, जो कि ऊपर हमने बताया, स्पर्श रेखी सीधी रेखा के साथ गति करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो वह उसी दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में उस क्षण वह गति कर रहा है। उससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती रहती है, मतलब उसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है, चाहे उसकी चाल समान ही रखिए आप। जब कोई एथलीट खेल प्रतियोगिता में एक चक्र यानी डिस्कस या गोले को फेंकता है तो वह उसे अपने हाथ में पकड़ता है तथा अपने शरीर को घुमाकर उसे वृत्तीय गति प्रदान करता है। इच्छित दिशा में एक बार छूटने के बाद गोला या चक्र उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में वह छोड़ते समय गति कर रहा था। आगे देखते हैं, यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उक्त क्रियाकलाप में पत्थर के वर्णित
उक्त क्रियाकलाप में पत्थर के लिए वर्णित है। जैसे कि हमने देखा पत्थर को घुमा रहे थे, जहाँ छोड़ा हमने उसी दिशा में वो चल गई। उसी तरीके से एथलीट जब डिस्कस थ्रो करते हैं यानी गोला फेंक, जो एथलीट होते हैं वो गोले को उसी प्रकार फेंकते हैं। वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति के बहुत से चिरपरिचित उदाहरण हैं, जैसे चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार इत्यादि। तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या सीखा है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, जो कि नियत है या बदल रहा है। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। दूरी की जगह विस्थापन लेते हैं तो हमें चाल की बजाय वेग प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाले परिवर्तन की दर है। हम जानते हैं A=V/t। ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है। एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न समीकरणों के माध्यम से की जा सकती है, जो कि हमने पढ़ा। V=U+AT, ये वस्तु की चाल और समय में संबंध है। S=UT+12AT², ये वस्तु की स्थिति और समय में संबंध है। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन था 2AS=V² - U², ये वस्तु की स्थिति और उसके वेग में संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ U का प्रारंभिक इसी में है, इसी को बता रहे हैं कौन सा क्या पॉइंट है। जहाँ U वस्तु का प्रारंभिक वेग है, जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण a से गति करती है। इसका अंतिम वेग v है और t समय में तय की गई दूरी s है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7, गति, मोशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।